देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली। मैं आपको एक शेर के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा, फिर आप इस शेर को समझिएगा और फिर मुजफ्फरनगर की बात करेंगे। एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। इस शेर को समझिएगा कि मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा क्यों हो जाता है। 7 सितंबर 2013 मुजफ्फरनगर एक ऐसे दंगे की आग में झुलस जाता है कि जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास पे एक काला धब्बा छोड़ जाता है। और फिर उसके बाद 2013 के बाद 2019 में आप पहुंचते हैं। हालांकि 2013 के फ़ौरन बाद 2014 में लोकसभा चुनाव होते हैं और वहां बीजेपी संजीव बलियान वहां से सांसद हो जाते हैं, भारी मतों से जीतते हैं। 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव एक बार फिर मुजफ्फरनगर के चौखट पर आ पहुंचे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो मुजफ्फरनगर क्या सोचता है, मुजफ्फरनगर के लोगों के जहन में क्या है। क्या मुजफ्फरनगर जो जाट लैंड के नाम से भी मशहूर है, क्या अब वो बीजेपी के साथ जाएगा या फिर देश की आंधी कही जाने वाली प्रियंका गांधी के साथ जाएगा। 2013 में 60 लोग ऐसे थे जिनकी जान चली गई मुजफ्फरनगर के दंगे में और 40,000 से ज़्यादा परिवार बेघर हो गए। आज भी अगर आप जाकर देखेंगे तो मुजफ्फरनगर में कई घर ऐसे मौजूद हैं जहां लोग अभी वापस नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल 2013 में जब मुजफ्फरनगर जल रहा था तो कुछ लोग सैफई में बैठ के डांस देख रहे थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैफई में किसका बोलबाला है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ राजनीतिक समीकरण की। मुजफ्फरनगर का राजनीतिक समीकरण पहले मैं आपको बताऊंगा। 2014 में संजीव बलियान जीतते हैं, जाट और मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं वहाँ। इस बार एसपी बीएसपी के गठबंधन के तहत वहाँ आरएलडी के खाते में गई है। आरएलडी अपना प्रत्याशी उतारेगी, देखते हैं किसको उतारती है। 2 ज़मीनी मुद्दे हैं जो इस वक्त ज़्यादा कारगर हैं मुजफ्फरनगर के लिए। एक तो सबसे बड़ी बात वहाँ गन्ने मूल्य भुगतान के लिए वहाँ किसान परेशान है और दूसरा किसानों की कर्ज माफ़ी। ये 2 अहम मुद्दे हैं मुजफ्फरनगर के। हालांकि राहुल गांधी जो है लगातार ये बात कहते हैं कि उनके सत्ता में आने के बाद किसानों का भला होगा। कब होगा या नहीं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पिछले इतिहास में लेकर चलूँगा। 1962 तक कांग्रेस का कब्जा था मुजफ्फरनगर पर आज़ादी के बाद से। फिर उसके बाद 1977 से 1991 तक जनता दल और कांग्रेस सत्ता में रही। फिर 1990 में जब महाराष्ट्र से लेकर निकले थे रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के तहत, तो उसके बाद पूरे देश में राम मंदिर के तहत पूरी हवा चल गई थी। तो उसके बाद 91, 96, 98 इस सारे लोकसभा चुनावों में बीजेपी का डंका बजा मुजफ्फरनगर में। हालांकि 2004 और 2009 में एसपी और बीएसपी के खाते में गई ये सीट। 2014 में संजीव बलियान काफ़ी वोटों से जीतते हैं, कादिर राणा को करीब 4 लाख वोटों से हरा देते हैं। 5 विधानसभाएं आती हैं इसके अंदर, बुराना और मुजफ्फरनगर, खतौली, सरदना और झड़तावल। ये बीजेपी के 5 विधानसभाएं बीजेपी का कब्जा है। तो अब समझना होगा कि आखिर मुजफ्फरनगर के लोग क्या कहते हैं और मुजफ्फरनगर के लोग अब क्या सोचते हैं। अभी जब कैराना के चुनाव हुए थे, कैराना का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुजफ्फरनगर से लगा हुआ है। तो कैराना के अंदर जब उपचुनाव हो रहे थे तो बीजेपी का मुद्दा था जिन्ना का फोटो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के सभागार में लगा हुआ था, वो जिन्ना का फोटो वहाँ बीजेपी का मुद्दा था। बहरहाल आरएलडी के प्रत्याशी वहाँ पर तबस्सुम हसन ने ये कहा था और जो आरएलडी के नेता थे, हमें जिन्ना नहीं हमें गन्ना चाहिए, गन्ना की वो जगह है। तो बहरहाल मुजफ्फरनगर भी गन्ना ज़्यादा पैदा करता है, तो मुजफ्फरनगर के लोगों को भी इस वक्त गन्ने की ज़रूरत है और गन्ना का सही दाम मिले और किसानों की कर्ज माफ़ी हो। इस वक्त मुजफ्फरनगर के लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन जनता ने बीजेपी को देखा, संजीव बलियान वहाँ से सांसद हैं, राजनीति भी खूब होती है। योगी आदित्यनाथ उस सीट पर हमेशा से नज़र बनाए हुए हैं। अभी वहाँ जब 2013 में दंगे हुए थे तो उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली तो उसके बाद 38 आपराधिक मामलों को वापस लेने की सिफारिश की योगी आदित्यनाथ ने। बहरहाल अभी 2 ऐसे भाइयों की जो हत्या हुई थी 2013 दंगों में मुजफ्फरनगर में, उसमें एक गवाह थे, उसकी हत्या कर दी गई और आरोप जो हैं वो पुलिस पर लग रहे हैं। बहरहाल ये राजनीति है और राजनीति में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या
मुजफ्फरनगर के लोग और ख़ासकर के जो 27% वहाँ मुसलमान आबादी है वो किसके साथ जाएगा। अभी आप अगर मुजफ्फरनगर की गलियों में टहलेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि वहाँ 2013 के दंगों के बाद क्या क्या हुआ। हालांकि वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी इस पर लगातार सवालों के घेरे में रहती है। जब भी अखिलेश यादव जो हैं वो मंच पर आते हैं, किसी बड़े मंच को साझा करते हैं, तो लगातार उनसे सवाल पूछा जाता है कि आखिर मुजफ्फरनगर के दंगों का जिम्मेदार कौन है। तो अखिलेश यादव उसके लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं और बीजेपी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है, आजम खान को उसमें घेरे में लेती है। ये एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि अब कांग्रेस, हालांकि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल हाशिए पर है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अपनी पार्टी में दम फूंकने के लिए, जान डालने के लिए अब राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को आगे किया है। प्रियंका गांधी की स्पीच आपने ज़रूर अभी अहमदाबाद में सुनी होगी। तो उन्होंने ये कहा कि हमें सच्चा देशभक्त वही हो सकता है जो एक सच्चा नागरिक जो जागरूक होता है। तो अब देखना ये है कि प्रियंका गांधी की ये मोटिवेशनल स्पीच क्या मुजफ्फरनगर के मुसलमानों पर असर डालेगी, और क्या जब वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, हालांकि अभी एक राजनीति में और जब मोड़ ले लिया, जब वो मेरठ पहुंची, मेरठ का भी इलाका वही इलाका आता है, मुजफ्फरनगर मेरठ का इलाका कहलाता है, करीब करीब हैं दोनों। प्रियंका गांधी चंद्रशेखर से मिलने पहुंच जाती हैं, भीम आर्मी के चीफ हैं, उनसे अस्पताल मिलने पहुंच जाती हैं। हालांकि जब पत्रकारों से बात करती हैं तो कहती हैं इसका राजनीतिक मतलब ना निकाला जाए। बड़ी हंसी की बात हो जाती है जब राजनेता ये बात करते हैं कि राजनीति ना निकाली जाए, तो आखिर चुनाव से पहले चंद्रशेखर से मिलने अस्पताल जाने का फिर क्या मतलब निकाला जाए। प्रियंका गांधी जी खुद इसको बता दें हमें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि मुजफ्फरनगर के जो 27% मुसलमान हैं, जो वहाँ के लोग हैं, आखिर क्या वो बीजेपी के साथ ना आकर, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा और 1947 में लेके जाऊंगा, जब आज़ाद हुआ था हमारा देश। तो उस वक्त जब दो टुकड़े हुए देश के, एक पाकिस्तान बना और एक इधर भारत, तो इसके बाद यहाँ पर कहा ही जाता है कि मुजफ्फरनगर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर आज़ादी के वक्त भी दंगे नहीं हुए। हालांकि उस वक्त आज़ादी के वक्त पूरा देश जो है दंगों की आग में झुलस गया था, लेकिन 1947 में मुजफ्फरनगर एक ऐसी जगह थी जहाँ दंगे नहीं हुए थे। यानी आप सोच सकते हैं कि भाईचारे की अलग कितनी मजबूत होगी कि वहाँ आज़ादी के पार्टीशन के वक्त भी दंगे नहीं हुए। लेकिन अफसोस के कुछ राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए 2013 में खूबसूरत मुजफ्फरनगर को दंगों के हवाले कर दिया। तो अब ज़रा सोचिए कि ये राजनेता किस हद तक गुजर सकते हैं। 2013 में 60 लोग अब जान दे देते हैं, उनकी जान ले ली जाती है, और सिर्फ एक लड़की से छेड़खानी का मामला होता है जिसको एक अलग रूप दे दिया जाता है। फिलहाल अब देखते ये हैं कि अब प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में एंट्री मारी है। उनके एंट्री मारने से क्या वहाँ जो मुजफ्फरनगर की क्या तस्वीर है, जो सूरत हाल है, क्या वो बदली जाएगी? क्या वहाँ के जो मुसलमान हैं 27%, क्या वहाँ के जो जाट हैं, क्या वो अब आरएलडी के साथ जाएंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी जब अपना प्रत्याशी उतारेगी तो उसके साथ जाएंगे? हालांकि दर्द बहुत है, तकलीफ बहुत है। वहाँ के लोग कहा यह जाता है कि दंगे के बाद से लगातार हालात बिगड़ते चले गए, हालात अभी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुजफ्फरनगर की तस्वीर को ज़रा करीब से देखना होगा, और ख़ास करके जो इस वक्त 2019 की लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो मुजफ्फरनगर का दंगा कई राजनेताओं की ज़बान पर है। कई राजनेता उसको अपनी राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हैं। कोई समाजवादी पर कटाक्ष करने के लिए उस मुजफ्फरनगर दंगे का इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई बीजेपी को घेरने के लिए इस दंगे का इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल हर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगी, लेकिन अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी जिनकी नज़र, जिस पर सबकी नज़र है, मुजफ्फरनगर के लोगों की भी नज़र होगी कि शायद प्रियंका गांधी आई हैं तो कुछ बेहतर होगा। वाकई में क्या बेहतर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर लोगों के अंदर ये सोच है कि वो कुछ बेहतर करेंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल वो बेहतर करने के लिए हालांकि हाथ पांव मार रही हैं। अभी चंद्रशेखर से अचानक मिलने मेरठ पहुंच जाती हैं, लेकिन अब हालांकि वो मेरठ में जब बस्तियां जलाई गई अभी कुछ दिन पहले वहां पर, तो उनसे मिलने नहीं पहुंची। तो ये भी प्रियंका गांधी की एक अलग तरीके की राजनीति है कि सिर्फ आप सिलेक्टिव राजनीति करिए, उन लोगों से मुलाकातें करिए जो आपका वोट बैंक हो सकते हैं। बाकी गरीब गुरबा आप लोगों के वोट बैंक नहीं होते, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो प्रियंका गांधी भी चंद्रशेखर से मिलने पहुंची, उन झुग्गी झोपड़ियों में नहीं पहुंची जहां पर जाना चाहिए था। हालांकि दिल्ली की एक झुग्गी में बच्चे का झूठा पानी पी लिया था, उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होती।
अब देखना ये है कि 2019 का लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के आने से क्या मुजफ्फरनगर के मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएंगे या एसपी बीएसपी के गठबंधन के बाद आरएलडी को मिली सीट आरएलडी के साथ जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एसपीएन आई न्यूज़। नमस्कार।